Hello everyone, welcome back to my channel. So here I am with my third video. In this video we will discuss the 5 golden rules, or we can say 5 golden strategies which I have followed during my examination, during my preparation, and which helped me a lot. So the students who are preparing for any professional or any other examination, this video is for you. I know the journey of preparing for any exam is very challenging. So please stay connected till end. I am sure that these strategies will help you too. So let's start. सो द फर्स्ट थिंग विच आई यूज टू डू इज रिकॉर्डिंग. जैसे क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई सब्जेक्ट है जिसमें 15 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्टली हम उनकी क्लासेस अटेंड करेंगे, देन उसकी फर्स्ट रिवीजन करेंगे, करेक्ट. तो जब सेकंड रिवीजन करते हैं तो चीज़ें और डीपली क्लियर होती है. तो मैं अपनी सेकंड रिवीजन के साथ क्या करती थी, अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एंड अगर कोई छोटा चैप्टर है तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, उनको रिकॉर्ड ऑडियो उनकी रिकॉर्ड कर लेती थी, करेक्ट. तो इससे क्या होता था कि एग्जाम जो थर्ड रिवीजन के साथ मैं अपनी ऑडियो प्ले करती थी एंड देन मैं चैप्टर गो थ्रू करती थी. एग्जाम से एक दिन पहले क्या होता था कि अगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है या फिर मुझसे पढ़ के नहीं हो रहा है कि इतना सारा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता था कि ड्यू डिलीजेंस सब्जेक्ट है ओल्ड सिलेबस में प्रोफेशनल के, तो उसमें 20 चैप्टर्स हैं, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है. जैसे एग्जाम में हमें 7 से 8 घंटे मिलते हैं, एक एग्जाम दे के आते हैं, दूसरे टाइम में प्रिपरेशन का इतना ही टाइम मिलता है, ठीक है. तो इतने टाइम में बहुत मुश्किल है 20 चैप्टर कवर करना. तो जितना मुझे नोट से होता था, 5 से 6 चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट थे वो मैं नोट से कवर करती थी. देन जो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की है, मतलब हर चैप्टर की 20-20 मिनट के 15 मिनट की चैप्टर के लेंथ के हिसाब से ऑडियो रहता था, ठीक है. वो मैं 2x के 1.5x की स्पीड पे करके उससे पूरा चैप्टर गो थ्रू करती थी. उससे क्या होता था कि मुझे एक टाइम पे जो भी प्रोविजंस है वो कोई भी ऐसा नहीं रहता था कि एग्जाम से एक दिन पहले मेरा ये टॉपिक पढ़ने से रह गया. ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी ऐसा टॉपिक हो जो एग्जाम से पहले मेरे को ये हुआ कि ये तो मैं गो थ्रू किया ही नहीं. तो ये ऑडियो जो भी मैं रिकॉर्ड करती थी, सबसे ज़्यादा हेल्प इसने, जैसे आप अभी देख सकते हो, है ना, ऐसे मैं चैप्टर को डिवाइड करती थी, उसकी रिकॉर्डिंग करती थी. इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प की है प्रिपरेशन करने में. सो ये था फर्स्ट थिंग. आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प करे. सो सेकेंड चीज़ जो मैं फॉलो करती थी वो है टाइम टेबल. सो जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं, 6 AM पे उठेंगे, 6:15 तक ब्रश कर लिया, देन ये कर लिया. ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं करो. ऐसा टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता. टाइम टेबल का मतलब ये नहीं रहता कि 5 मिनट ये करूँगा, 5 मिनट ये करूँगा. मैंने आज तक इतनी बार टाइम टेबल बनाई है, ये ऐसा टाइम टेबल मेरा कभी फॉलो नहीं हुआ. सो मैं क्या करती थी कि जैसे पूरे डे को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं और कुछ लेट नाइट तक जागते हैं, है ना. तो वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लें. जो मैं करती थी, मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में माइंड अच्छे से काम करता है. मुझे जो भी चीज़ लर्न करने वाली होती है वो अच्छे से मुझे रिवाइज रहती है, ठीक है. तो मैं जो भी मॉर्निंग में वो उठाती थी, जो चीज़ें मुझे लर्न करनी है, जो मुझे ये है कि मेरे दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है. तो वो चीज़ मैं मॉर्निंग में उठाती थी. जो दोपहर वाली शिफ्ट थी वो था कि थोड़ा सा लेजनेस आ जाता है या फिर थोड़ा सा आलस कर जाते हैं हम कि यार नहीं, है ना. तो उस टाइम वो टॉपिक्स जो बहुत ही आसान जाते थे, बहुत ही स्मूथली कवर होते थे, वो टॉपिक मैं दोपहर में उठाती थी, ठीक है. और इवनिंग में उसके अकॉर्डिंग मैं अपना मतलब देखती थी. तो जैसे आप मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है, ऐसे मैं क्या करती थी कि मॉर्निंग में मुझे ये 5 टॉपिक्स कवर करने हैं, ये हो गया, देन उसको कट, सेकंड हो गया उसको कट, थर्ड हो गया उसको कट, ठीक है. फर्स्ट जो शिफ्ट का टारगेट था वो अचीव हो गया, ठीक है. सेकंड का क्या था, ये करना, ये कर, वो कट किया, देन वो अचीव हो गया. ऐसे मैं डिसाइड करती थी, ठीक है. और मेरा ये हमेशा रहता था कि मैक्सिमम 12 और मिनिमम 10 आवर्स का मुझे करना ही करना है, ठीक है. तो ये मेरा ऐसे वीक में कभी एक आधा दिन ऐसा रहता था वीक में कि कभी 9 घंटे हो गया हो या उससे कम हो गया हो, ऐसा रहता हो. अदरवाइज मेरा ऑलवेज ये अचीव होता था. बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार मतलब 12 से 13 घंटे या 10 से 12 घंटे बैठो. कुछ बच्चों का ये है कि कैचिंग पावर ज़्यादा होता है. जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, तो मुझे इतना टाइम लगता था. कुछ बच्चों का कैचिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा कम टाइम भी दे तो भी चलेगा. तो ये था टाइम टेबल की. आप ये टाइम टेबल वाली चीज़ ऐसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है. सो थर्ड चीज़ जो मुझे हेल्प की वो क्या थी, फ्लो चार्ट. सो फ्लो चार्ट में क्या रहता है, जो टॉपिक्स लेंदी होते हैं, बड़े जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर, है ना. तो इन टॉपिक्स में आप क्या कर सकते हो कि इसमें क्या रहता है कि कब किसके पास फॉर्म फाइल होगा, कितने टाइम में होगा, कौन से अटैचमेंट्स जाएंगी. तो जैसे मैंने अटैच कर रखा है स्क्रीनशॉट, ऐसे आप फ्लो चार्ट से रिवाइज करोगे तो ये आपको बहुत ही ईजिली
रिकॉल होगा एग्जाम के टाइम पे। जब आप बैठोगे फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है अभी ये स्टेप है, अभी ये स्टेप है। तो इस तरह से अगर आप ये चीज़ रिवाइज करोगे तो ये आपको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ थी जिसने मेरी बहुत हेल्प की। और कुछ टॉपिक्स रहते हैं जैसे कंपाउंडिंग अंडर सेक्शन 441, तो उसका फ्लो चार्ट बना लिया। एडजुडिकेशन के क्या प्रोसेस रहते हैं उसका फ्लो चार्ट बना लिया। ये एडजुडिकेशन वाला काफ़ी लेंदी जाता है और बच्चों को मुश्किल से समझ में आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने सारे हमेशा ही फ्लो चार्ट के थ्रू किया और बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और बहुत ज़्यादा ये मतलब टाइम भी बहुत कम आता है इनमें। एक बार फ्लो चार्ट आप बनाओगे उसमें आपको टाइम ज़रूर लगेगा, अच्छे से डीपली बना लिया उसको, देन उसको रिवाइज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और एग्जाम में मतलब सेम जो भी फ्लो चार्ट आपने बनाया वो सेम आपके दिमाग में ऐसे होगा कि ठीक है ये उस पेज पे इस ऐसे था और इसमें भी ये स्टेप्स हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। सो फोर्थ चीज़ क्या है जो मैंने फॉलो की और जो मुझे बहुत हेल्प की, वो है इंडेक्स। एक तो होता है जो बुक में इंडेक्स दिया होता है कि कितने चैप्टर्स हैं, वो उस इंडेक्स की बात नहीं कर रही मैं। इंडेक्स चैप्टर वाइज एक अलग से नोटबुक लगाओ, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक छोटी नोटबुक लगाओ, ठीक है। उसमें इंडेक्स बनाओ चैप्टर वाइज, या फिर आप जिस नोटबुक में उसके नोट्स बना रहे हो तो हर चैप्टर के नोट्स स्टार्ट करने से पहले 2 पेज रखो उसके इंडेक्स के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में 26 टॉपिक्स हैं विद इंट्रोडक्शन, ठीक है, मैं काउंट कर रही हूँ विद इंट्रोडक्शन। तो उनको आप 26 के 26 को लिखो और फिर उनमें से कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे निकल के आ जाएंगे जो बहुत ही इररिलेवेंट होंगे, तो उनको क्रॉस किया, ठीक है, वो टॉपिक नहीं करना है। और फिर उनमें से कुछ 5 से 7 टॉपिक होंगे जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनके आगे स्टार मार्क किया। देन आप ऐसे 26 टॉपिक्स जैसे मैं शो हो रहा है आपको स्क्रीनशॉट में, एक पेज पे आपने इनको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है कि कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं, फॉर एग्जांपल स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट है ना, तो उसमें क्या जैसे 8 पॉइंट्स हैं उसमें, तो आप उनको ऐसे एरो बनाओगे, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स जो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएंगे, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स, ऐसा करके जो भी रहता है इसका, तो वो आप पॉइंटर्स उसमें डालोगे। तो वो चीज़ आप जब लर्न करने बैठोगे ना, रिवाइज करने बैठोगे ना, तो एक साइड अपना इंडेक्स खोलना है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये चीज़ है, डन, ठीक है। सेकंड ये चीज़ है, इसमें ये पॉइंटर्स हैं, ये उनकी हेडिंग लर्न कर ली, उनको पॉइंटर्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, एंड देन उसको ऐसे रिवाइज करोगे। ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। मैं अलग अलग स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ आपको, शायद इससे कुछ रेफरेंस मिले कि इंडेक्स कैसे बनाना है। और जो ऐसे टॉपिक है जो मतलब 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ऐसा आ सकता है, तो उनके आप पॉइंटर्स सामने नोट कर लो, उसके कीवर्ड्स उनके मतलब जैसे एक रहता है कि एग्जाम में अपने को सेम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा जाता है ना, तो आप वो कीवर्ड्स नोट कर सकते हो जो आप चाहते हो कि आपको एग्जाम में रिकॉल हो, वो कीवर्ड्स आप उनके सामने डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इंडेक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। इसमें कैसा था कि फर्स्ट रिवीजन होती थी तो मैं ये इंडेक्स बना लेती थी, सेकंड रिवीजन होता था तो मैं इसको एक मतलब जैसे एक मार्कर से हाईलाइट करती है, थर्ड रिवीजन थी तो दूसरे मार्कर से कर दिया, फोर्थ रिवीजन होती थी तो पेंसिल से कट कर दिया। ऐसे करके पता भी लगता था कि ठीक है इस टॉपिक की इतनी रिवीजन हो गई है, इसकी इतनी रिवीजन पेंडिंग है, ये भी आइडिया रहता था। और इस टॉपिक में क्या, इसमें क्या, लास्ट एग्जाम के सेम डे पे आप विश्वास नहीं होगा, मेरे को ये था कि इंडेक्स खोला और इंडेक्स से मुझे 90% टॉपिक्स मुझे इंडेक्स से पता लग गया कि ठीक है इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। रिमेनिंग जो 10% 1-2 टॉपिक्स जो रह रहे थे वो मैंने बुक में जाके देखा कि ठीक है इसमें ये चीज़ आनी है। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की और ये आपको भी 101% हेल्प करेगी। सो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं फॉलो करती थी और जो आई थिंक अदर स्टूडेंट्स भी करते हैं, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, कितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मैटर नहीं करता, आप नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने कभी स्कैनर वगैरह परचेज नहीं किया। मैं क्या करती थी कि जो भी ICSI पे एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के एग्जाम्स हैं प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस अटैम्प्ट्स के, वो डाउनलोड किए। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के पास 3 अटैम्प्ट्स के जो भी पेपर रहते थे वो मैंने सॉल्व करके देखे हैं खुद से, खुद ही उनको सॉल्व किया, टाइमर लगाया अलग से 3 घंटे का, विदाउट बुक की हेल्प से, सारी रिवीजन होने के बाद उनको सॉल्व, ठीक है। और यही मैंने एक आधी रिवीजन और करके खुद की गलतियों को इवेल्युएट करके वापस सॉल्व किया, तो ये रिजल्ट था। तो ऐसे मैंने अपने एग्जाम सॉल्व किए हैं। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्कैनर लाओ, सॉल्व लाओ। आपको मैंने लिंक मेंशन किया अपने डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के पास जो भी एग्जाम्स हैं उनके पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो आप सॉल्व करो, देन आप बुक से सेक्शन मैच करो कि आपने क्या लिखा है, बुक में क्या है, तो वो सही है गलत है, या फिर आपको उसके आंसर की भी मिल जाएगी। वो चीज़ आपको 101% इवेल्युएट करेगी। कोई आपको ये नहीं है कि किसी से चेक करवाना नहीं, आप खुद से इवेल्युएट करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से मुझे एग्जाम में लिखना है। तो ये चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की।
सो ये थे कुछ स्ट्रेटजीज, जैसे 5 गोल्डन रूल्स जो मैंने फॉलो किए और जो मुझे हेल्प किए मेरे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में। सो होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो